हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज। जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे सेट सीबीएसई बनाता है, 15-16 सेट बनाता है पर ईयर। अगर 10 साल की बात करूं तो 150 से लेकर 160 सेट्स बन जाते हैं क्वेश्चन पेपर के। ना कोई टीचर इतने क्वेश्चन करा सकता है, ना कोई बुक अभी पब्लिश हो रही है जो सारे सेट्स को देती हो। तो वहां से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट मेथड्स के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, लगभग सभी तरह के, जिससे जब आप इसको पढ़ोगे या लगाओगे तो आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के आते हैं, इसका फेयर आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन आपसे निकलने लगेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा देखते हो, बिना कोई कॉन्सेप्ट छोड़े, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, जो आपके लिए काफी अच्छा 97-98% नंबर दिलवा सकते हैं और कैरियर बनाने में मदद करेंगे। और हां, अगर अरविंद सर की मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर फिजिक्स के टॉप क्वालिटी कंटेंट मैं देता हूं सुपर इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में। तो जुड़े रहिए अरविंद एकेडमी के साथ। चलिए बात को शुरू करते हैं। ये रहा एटम्स, लास्ट 10 इयर्स के हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे और 2024 के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। लेटेस्ट वीडियो आपके लिए फर्स्ट क्लास बन रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को कहना है कि सर मैं आप जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल मिल जाएगा। आप बस अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में आइए और यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ्स दिखेंगी। यानी इसका जो मैंने देखिए प्राइस है वो लाखों में कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा इसको परचेज ना कर ले। आप इसको क्लिक करके अंदर जाइए और यहां पीडीएफ आपको ओपन मिल जाएंगी, यानी डाउनलोड हो जाएंगी क्लिक करने पर, और अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना काम कर लेना है, जो भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अपडेट्स के लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके साथ में आइए, जहां पर मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा किस तरह से पढ़ाई को आगे लेके जाना है। और इसके बाद कई बच्चे क्या रहता है कि स्कूल में जो टीचर फिजिक्स के पढ़ा रहे होते हैं उनका समझ में नहीं आता, टफ पढ़ा देते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता, न्यूमेरिकल निकल नहीं पाते, डेरिवेशन बनते नहीं, चीजें समझ में नहीं आती। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप द्रोणा 2.0 अरविंद सर के साथ आप आ जाइए, लाइव क्लास में रोज मेरे साथ कीजिए। और इसके अंदर क्या है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, तो आपके डेरिवेशन भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी निकल जाएंगे और फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। यही नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया एकदम इजी भाषा में, और इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जांपल्स का भी पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। हर एग्जांपल का वीडियो सॉल्यूशन मेरी भाषा में, सरल भाषा में। चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट मिलेगी फुली सॉल्व, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी होती है, और इसके साथ पीवाईक्यूज भी और टाइप के मिलेंगे जो आपको करके बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आप ला सकते हैं। तो जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा करना चाहते हैं फिजिक्स में, वो द्रोणा 2.0 में शामिल हो जाएं। और द्रोणा 2.0 में जो शामिल होना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसके स्टोर सेक्शन में जाकर द्रोणा बैच में एनरोलमेंट कर लेंगे और मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर देंगे। खैर, ये तो जानकारी रही, जिस वजह से वीडियो बन रहा है उसको मैं करता हूं स्टार्ट। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2024 का एक नंबर का सवाल एटम्स का। इसमें लिखा हुआ एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस ए गोल्ड न्यूक्लियस इन गैगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी K. It momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverses its direction. D is proportional to, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है आपका, गोल्ड न्यूक्लियस कह रहे हैं तो गोल्ड न्यूक्लियस मान लीजिए। अल्फा पार्टिकल जो खुद भी पॉजिटिव होता है वो इसकी तरफ आपने भेजा है काइनेटिक एनर्जी K से। आप यहां तक आएगा, फिर रिपल्शन की वजह से यहां रुकेगा मोमेंटली और वापस चला जाएगा। तो जहां पर ये मोमेंटली एक क्षण के लिए रुकता है, उसके बीच में और उस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होती है उसका फॉर्मूला होता है d = 1/4 πε0 2 ZE² अपॉन K।
ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब यहां से ही पूछ रहे हैं डी प्रोपोर्शनल किसके है, तो यहां से साफ तौर पे दे रहा है अगर बाकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो 1/k के ये प्रोपोर्शनल है, और इसके हिसाब से इसका आंसर देखिए क्या हो जाता है, सी। तो इस आंसर को टिक कर देंगे, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। बड़ा सिंपल सवाल था, हो जाता है, आप इसको पॉज करके नोट कर लें बेटा। बच्चों करते हैं 1 नंबर का सवाल 2024 का जो असर्शन रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। बोला गया है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ए गोल्ड न्यूक्लियस, द इंपैक्ट पैरामीटर इज मैक्सिमम फॉर द स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो पहले तो हो सकता है कई बच्चों को इंपैक्ट पैरामीटर मालूम ही ना हो, तो देखिए समझ लेते हैं। ये मान लीजिए गोल्ड न्यूक्लियस है, और जब कोई अल्फा पार्टिकल जो इससे सब्सटेंशियली दूर होता है, इसकी एक्सेस से जो इसका डायरेक्शन होता है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस की जो एक्सेस है उससे न्यूक्लियस से काफी दूरी पर जो उसका वेलोसिटी वेक्टर होता है, उस वेक्टर और एक्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होता है फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा, क्योंकि ये आगे आता है फिर यहां पर रिपल्शन की वजह से ऐसे स्कैटरिंग एंगल बना देता है। तो ये कह रहा है कि स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा हो और वापसी इसी रास्ते से कर जाए, तब तो थीटा 180 कहोगे। ऐसे जा रहा था, ऐसे लौट आया, तो इसके लिए कब हो सकता है, जब ये हेड ऑन कोलिजन में चला जाए, मतलब सीधे इसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो इस समय, 0। क्योंकि अगर इंपैक्ट पैरामीटर होगा तो वापसी नहीं करेगा, ऐसे घूम जाएगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 180 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 होने के लिए क्या है, हेड ऑन कोलिजन, खट्ट से लड़के खट्ट से लौटना है। तो उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर यानी डिस्टेंस जो एक्सेस से है वो 0 होनी चाहिए। तो अगर आपको स्कैटरिंग एंगल 180 चाहिए तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होना चाहिए, 0। तो ये जो मतलब असर्शन है वो तो फॉल्स हो गया, ये लॉजिकली फॉल्स हो गया, जो हमने पढ़ा लिखा है ये फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं, द इंपैक्ट पैरामीटर इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि जिस ये टारगेट न्यूक्लियस ये है जिसकी तरफ ये जा रहा है, टारगेट जो है उसका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। अब यहां पर क्या है ना, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला पिक्चर में आ जाएगा। तो इंपैक्ट फार्मूला का जो फॉर्मूला जो होता है इंपैक्ट पैरामीटर का बी का, उसकी वैल्यू होती है बेटा ZE² cot θ/2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बी का फॉर्मूला होता है। थीटा यहां पर स्कैटरिंग एंगल है, तो बी देखिए यहां पर Z पर डिपेंड कर रहा है, बी डिपेंड्स ऑन Z। बी का मतलब है इंपैक्ट पैरामीटर ऑन Z, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये इसका रीजन भी जो है ना वो भी फॉल्स हो गया, असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, डी। तो ये थोड़े से ये अब सीधी तौर पे फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा जिससे कि आप इस बातों को समझ पाएं और ये टपका हुआ सवाल है 2024 में जिसके लिए तैयारी कर पाएं। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। ये नंबर का सवाल ये रहा, और मैं इसको ग्रीन कर लेता हूं। यहां लिखा हुआ है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटीज अप्रोचेस ए टारगेट न्यूक्लियस। ये मान लीजिए एक टारगेट न्यूक्लियस है, ZE कर देते हैं, इसके अंदर चार्ज जो है प्लस वाला। और अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको मालूम होगा कि अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी इस पे जो चार्ज मिलेगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, और इसका जो मास होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक, ये दोनों ही इसकी तरफ फेंके गए हैं। दे कम मोमेंटली टू रेस्ट एंड देन रिवर्स देयर डायरेक्शन। एक क्षण के लिए रुकते हैं फिर वापस होते हैं। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्रोटॉन टू दैट अल्फा पार्टिकल। हमें यहां पर निकालना है डी प्रोटॉन अपॉन डी अल्फा। ये रेशियो चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा वहां।
अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए थोड़ा सा वेरिएबल आता है, यानी डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 तो हो गया प्लस ZE, इसमें तो कोई चीज नहीं। दूसरा, जो पार्टिकल आप थ्रो कर रहे हैं उसका चार्ज अपॉन, आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी या आर की वैल्यू यहां पर। इस तरह से आप ZE Q1 Q2 अपॉन आर कर सकते हैं। आर की जगह आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी करेंगे, क्योंकि ये आर इधर पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी इधर पहुंच गई। ये फॉर्मूला आप लेंगे बेसिकली। ये फॉर्मूला अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज रख दोगे, अगर अल्फा पार्टिकल है तो 2e के बराबर रख देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के लिए, फॉर अल्फा पार्टिकल, मैं वहां लिख देता हूं, चलिए इधर। तो ये अच्छा, यहां पे जो मास है, मास को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो डी की बात करते हैं, डी अल्फा, या डी ही तोड़ के लिखो पहले। डी इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE इंटू क्यू, और नीचे हाफ mv², तो हाफ mv²। तो ये फॉर्मूला हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2ZE इंटू क्यू अपॉन 4πε0 mv²। अब जिसके लिए लगाना उसके लिए लगाओ। जैसे यहां पे मैं लगा रहा हूं प्रोटॉन के लिए, और फिर अल्फा पार्टिकल के लिए लगाऊंगा। प्रोटॉन के लिए मैंने ये लिखा, तो 2ZE इंटू क्यू, क्यू किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन पे तो एक ही चार्ज होता है, प्लस ही, अपॉन ऐसे कर देते हैं 4πε0 मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2ZE, और चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना है? 4e के बराबर, 2e के बराबर। ये इधर ये 2e हो गया, अपॉन 4πε0 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। काफी कुछ चीजें सेम है, जाएंगी कट। जैसे 2ZE कट गया, 4πε0 कट गया, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, वो दोनों कट गई। अब वैल्यू यहां पे क्या मिली? ये E है और ये है यहां पर m अल्फा। तो ये E हो गया, ऊपर पहुंचा m अल्फा, नीचे आ गया आपका 2E और मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, E से E भी कट चुका है, तो 1/2 मास ऑफ अल्फा पर मास ऑफ प्रोटॉन 4 गुना भारी होता है, तो ये हो गया 4/1। यहां से वैल्यू क्या आ गई? 4/2 आप करेंगे तो यू विल गेट 2। तो इसका आंसर आ गया 2। यहां पर ध्यान ये रखिएगा, ये चार्ज अगर अल्फा पार्टिकल होता है तो फॉर्मूले में 2ZE² हो जाता है, प्रोटॉन होगा तो 2 नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहां पर मैं आपको मौका देता हूं इसको नोट करने का। बेटा नोट करिए इसको, और थोड़ा सा ऊपर करता हूं, पॉज करके नोट किया होगा आपने, ये थोड़ा सा ऊपर, और पूरी बात आप अच्छे से नोट कर। बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। इंटरेस्टिंग है। देखिए ये यहां बोला है, एनर्जी लेवल्स ABC ऑफ एन एटम करस्पॉन्ड्स टू इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये छोटी है, EB उससे बड़ी, EC सबसे बड़ी। ये EA, EB और EC ऐसे बना देते हैं। ये मान लीजिए EA है, एनर्जी लेवल ऐसे बन गई, EA, EB, EC। यहां पर EA सबसे छोटी हमने बना रखी है। लेट λ1, λ2, λ3 बी दी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन C to B। तो देखिए C to B एक ट्रांजिशन है जिससे हमें निकल रहा है λ1, फिर कह रहा है B to A एक ट्रांजिशन है जिससे निकल रहा है λ2, एंड C to A इससे ट्रांजिशन में निकल रहा है λ3। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन λ1, λ2, λ3। ये बात समझ में आ गई। अब λ1, λ3 का रिलेशन बताओ। अब यहां पर थोड़ी सी हम लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे। इसका एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप प्लस ये एनर्जी गैप होगा, तो EC माइनस EA, ये एनर्जी गैप बराबर किसके? EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA। ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब यहां से इस एनर्जी गैप में जो रेडिएशन निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, उससे लिख दो SC अपॉन λ3 C to A।
सी टू ए में लैम्डा 3 था, ये लैम्डा 3 आ गया। ई सी से बी में एच सी अपॉन लैम्डा 1, और इसके अंदर एच सी अपॉन बी से ए में लैम्डा 2। एस सी तीनों में कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1 अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। ये रिलेशन हो गया देखिए, और ये रिलेशन कौन सा आंसर निकाल के देता है? ये आंसर बी निकाल के दे रहा है। तो आंसर इज बेटा बी, ये सवाल हो जाता है। अगर ये थोड़ी सी यहां पर कहानी नहीं सेट करेंगे तो ये घूम जाएगा सवाल, देख के डर लग सकता है सरल। नोट कर लीजिए इसे आप बढ़िया तरीके। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल ये रहा, बहुत आसान सवाल है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस वन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है n बराबर 2, ग्राउंड लेवल को n बराबर 1 बोलते हैं। और इसकी रिलेशनशिप क्या होती है? En इज इक्वल टू, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, किसी के लिए भी लिखना हो तो 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन z बराबर 1, तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। इस बात को देखते हुए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में स्टेट यानी n बराबर 2 के लिए क्या एनर्जी हमारी टोटल आई? तो E2 की वैल्यू आ गई माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर बेटा, यानी 4 से डिवाइड कर दो, माइनस 13.6 अपॉन 4 डिवाइड करोगे माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये टोटल एनर्जी है। आपको ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी एटम में वो माइनस ई के बराबर होती है। माइनस ई मतलब टोटल एनर्जी, माइनस 3.4 रखो, ये हो गई पॉजिटिव की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल दी टोटल एनर्जी होती है, 2E के बराबर। 2 इंटू माइनस 3.4 यानी 6 माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए यहां पे आंसर हो गया। और इसके हिसाब से 3.4 पहले क्या लिखा? काइनेटिक, तो प्लस का 3.4 किसमें है? इसी में है, सी में। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज सी। तो ऐसे ये सवाल बनाएंगे, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का ये 1 नंबर का सवाल देखिए, और इसमें बोला एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 लेवल टू n इज इक्वल टू 1 लेवल। 2 से 1 में आ रहा है। बोर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसके हालचाल क्या होंगे? आपको ये पता होना चाहिए जो Tn की वैल्यू होती है वो n क्यूब इंटू T1 होती है, या आप Tn को प्रोपोर्शनल लिखें तो n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम, इसलिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी कहानी के अनुसार चलेगा। उम्मीद है ये बात आपके पकड़ में आई होगी। अब देखिए यहां पर दूसरे लेवल में, तो पहले n बराबर 1 में मान लीजिए उसका टाइम पीरियड T1 था, n बराबर 2 में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? यहां रख दीजिए 2 का क्यूब इंटू T1 यानी 8 T1। बढ़िया। अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम पीरियड बढ़ा घटा ये बताना है। तो ये यहां पर 8 इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, और ये टाइम पीरियड यहां पर T1 से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चेंज इन टाइम पीरियड निकाल लेते हैं बेटा, क्या होता है? नहीं, ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है, सॉरी। ये देखिए यहां पर फ्रॉम N2 लेवल टू 1 लेवल, वो मैंने 1 से 2 में करा दिया है। पहले टाइम पीरियड इसका कितना था? ये था, है ना, N2 से 1 में जा रहा है, समझना मेरी बात। ये रिलेशन होता है, पहले 2 में था, ठीक है। तो ये पहले 8 पहले ये था, इनिशियल लिख देता हूं इसी को, चलो, और फाइनल ये हुआ, तो ये कम हो गया इनिशियल से फाइनल। समझ पा रहे हो ना? पहले इनिशियली ये था, क्योंकि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? N2 टू N1,
तो पहले टाइम पीरियड 8T1 था, अब T1 बचा, यानी घटोत्तरी हो गई। कितने परसेंट की घटोत्तरी हुई ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। तो चेंज इन टाइम पीरियड में पहले कितना था और घटा है, तो 8T1 माइनस फाइनल हो गया T1, और 8T1 से निकालना है, इंटू 100 कर दो, तो ऊपर आ गया 7T1 अपॉन 8T1 इंटू 100। T1 कैंसिल हो गया है, तो 7/8 इंटू 100 यानी 700 अपॉन 8, और ये वैल्यू आ जाएगी करीबन 87%, 87.5%। इतना क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, घटा है, क्योंकि पहले 8T1 था, अब T1 रह गया है। तो इस हिसाब से 87.5% का डिक्रीमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहां पर ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से करेंगे, पहले मैंने लिख दिया इनिशियल फाइनल, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। बहुत ही सरल क्वेश्चन है 2023 का। तो ये देखिए, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। आप जानते हैं, आपने याद भी कर रखा होगा कि Rn किसी भी nth ऑर्बिट में अगर रेडियस निकालनी हो तो उसकी वैल्यू n स्क्वायर, और ये बोर्स रेडियस यानी n स्क्वायर इंटू R0 के बराबर होती है। यानी आप कह सकते हैं Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इसके हिसाब से ये पहला वाला आंसर आपका सही हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिए कि अगर nth ऑर्बिट, ये R0 क्या है, ये पहली रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बेटा, जिसे आप बोर्स रेडियस भी कहते हैं, बोर्स रेडियस। तो जो पहली ऑर्बिट होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, थोड़ा समझा रहा हूं, इसमें पहली ऑर्बिट जो है फर्स्ट ऑर्बिट, उसका रेडियस R0 है, और कोई भी ऑर्बिट मान लीजिए R4 निकालनी हो तो R4 का R0 से क्या रिश्ता है, ये आप जान पा रहे हैं। R4 रखेंगे तो 4 की पावर स्क्वायर कर दीजिए, और R0 मतलब ये पहली ऑर्बिट की रेडियस, जिसे आप बोर्स रेडियस भी कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको मैंने इसलिए बताया कि इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। इसमें गलती कई बच्चे क्या करते हैं ना, ये देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू आपको 3 लेनी है। जब बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड तो वो थर्ड वैल्यू होती है, जब बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड तो वो सेकंड वैल्यू होती है, और जब देयर इज नो एक्साइटेशन ग्राउंड लेवल तो n की वैल्यू 1 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेज अगर बोल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, n की वैल्यू यहां पर 3 लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चलिए बड़ी अच्छी बात, एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है जो आपको मालूम भी है कि nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होती है। ये क्या है बेटा, ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू हुआ करती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो इनकी वैल्यू 3 पुट कर दो यहां, तो ये हो गया 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा टोटल एनर्जी आई है, लेकिन हमसे तो पूछिए पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जैसा जानते हैं टोटल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिश्ता होता है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत काम का है। अब यहां पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो 2 इंटू टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे माइनस 1.51 लिखेंगे, और ये करीब करीब हो जाएगा 3.02 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में आया है, अदरवाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर में भी टपक जाता है।
और ये आपसे पूछ लेते हैं, जो कि है सरल, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती के पूरे चांसेस हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बोलता है अपने से द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस को ही बोर्स रेडियस बोलते हैं। तो वो दिया हुआ है आर नॉट की वैल्यू 4.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, हमने भी रिलेशन देखा था, आर एन की जो वैल्यू होती है वो एन स्क्वायर इंटू आर नॉट होती है, हम लोग ने जानते हैं और सीखा भी है। अब ये थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर नॉट यानी 9 आर नॉट कर देना चाहिए हमको। तो 9 लिखा और आर नॉट की जगह 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 4.77 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया। अब ये एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। सरल सब है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना और शानदार प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। पॉज करके इसको बेटा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। द शॉर्ट वेवलेंथ limit for the Lemon series of the hydrogen spectrum is 913.4 एंगस्ट्रॉम। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब आप समझ रहे होंगे हाईएस्ट एनर्जी, यानी इंफिनिटी से लेमन का मतलब है 1 में आना है उसको। लेमन सीरीज वही होती है कि कहीं से 1 में आ जाओ फर्स्ट स्टेट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब हम बात करते हैं ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो इंफिनिटी से यहां तक हमको लाना होगा। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज। अच्छा, बामर क्या होता है? जब हम उसको n=2 में लेके आते हैं, 1 में लेके आते हो किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमन सीरीज की मिलती है। और जब n=इंफिनिटी से लेकर 2 में आते हैं तो हमें बामर सीरीज मिलती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बामर सीरीज की निकालनी, तो सबसे पहला काम करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/λ r, और लेमन सीरीज के लिए 1/1² - 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी कहां से मिला है? फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इनिशियल हमारा इंफिनिटी होना चाहिए, n फाइनल होना चाहिए 1। ये लेमन सीरीज की बात कर रहा हूं। और अगर ये बामर सीरीज की कहानी होगी, फॉर बामर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट लेमडा, शॉर्टेस्ट लेमडा। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट लेमडा की बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? n इनिशियल इंफिनिटी, n फाइनल की वैल्यू 2। ये आपको पता होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं, नहीं मालूम तो याद कर लें आप, है ना, समझा तो मैंने दिया ही है। अब यहां पर आप लिखे आए, अब यहां पर लेमडा दे रखा था 1/913.4 एंगस्ट्रॉम, और यहां देखिए ये तो 1 ही आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज r, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ये r बराबर इतना लिख लेते हैं, आगे जो कैलकुलेशन होगा वो सॉल्व कर लेंगे। या लेमडा की बात ठीक है, r बराबर दिस 1 है। ओके, आगे की बात करते हैं। फॉर बामर सीरीज, फॉर बामर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लेमडा की बात कर रहे हैं। ये लेमन की बात थी, तो यहां पर लिखा जाए तो इसको हम यहां से लिखें तो 1/λ ऐसे लिख रहे हैं, विच इज यहां कितना आया 1/r, और इसको 1/r करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 913.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे पकड़ने में आसानी हो सकती है मेरे ख्याल से। और बामर सीरीज की बात करें तो 1λb, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2² - 1/इंफिनिटी। अब यहां पे लेमडा बी की बात की जाए तो कितना आ जाएगा? 4/r, विच इज 4 इंटू 1/r यहां से निकाले हैं हम लोग, तो 913.4 एंगस्ट्रॉम। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3653.6 एंगस्ट्रॉम।
ये देखिए आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और विश्वास कीजिए ये केवल बोर्ड में ही नहीं पूछे जाते हैं, आगे की अगर आप सोच रहे हैं या जेई नीट सीयूईटी सब में यही सब मिलेगा, क्योंकि यही तो कोर्स में यही तो सीखना है। बड़े आराम से इसको आप टैकल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम एम्प्टी, ये तो सही है भाई साहब, करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ये भी सही है, न्यूक्लियस होता है। और लास्ट पार्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मॉडल, ये गलत दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम थी वो इश्यू था रदरफोर्ड मॉडल में, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो ये बड़ा हट जाता हूं, खैर आप इसको नोट करें। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड using a thin sheet hydrogen is place of a gold foil? Explain. Hydrogen is a solid at temperature below 14 K. देखिए क्या था ना, आपको याद होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप गोल्ड फॉयल लिए हुए थे, AU लेते थे 79। ठीक, तो ये और अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और थोड़ी बात की जाए तो उसका अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के, और जो चार्ज होता है अल्फा पर वो प्रोटॉन के डबल होता है, 2 ऑफ QP। ठीक, या आप 2E लिख सकते हैं। ठीक, ये कहानी थी, आपको मालूम है। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब इन्होंने कहा कि इस गोल्ड को हटा दो, इसकी जगह हाइड्रोजन रख दे, यानी हाइड्रोजन की शीट रहे, अल्फा पार्टिकल जाके हिट करे, फिर क्या होगा? तो साहब क्या होगा ना कि जो स्कैटरिंग एंगल था वो ज्यादा मिलेगा ही नहीं, अधिकतर पार्टिकल अनडिविएटेड चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा कि गोल्ड की जगह अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के जो आपका एटम्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल से हल्के होते हैं। देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है, और अल्फा पार्टिकल की कहानी ये लिखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन लिखिए अगर आप, मास ऑफ हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू करीब करीब 1.67 इंटू 10 की पावर -27 आप लिख सकते हैं, जबकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.64 इंटू 10 की पावर -27। देख पा रहे होंगे आप। तो यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन या अल्फा पार्टिकल इज क्वाइट हैवियर, 2 बार लगा देता हूं ऐसे, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस आप जानते हैं कि कोई भी मास वाली चीज, हैवी चीज किसी हल्की चीज से अगर टकराएगी तो मास वाली चीज का ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे ट्रक जा रही है और किसी साइकिल से टकरा गई तो ट्रक का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, साइकिल वाला फेंका जाएगा। तो यहां पे तो क्या था कि गोल्ड खुद भारी था, साइकिल की ट्रक से टक्कर हो रही थी, ऐसा समझ लें आप समझने के लिए। तो साइकिल वाला ट्रक में घुसेगा तो साइकिल वाले को चोट लग जाएगी या वो स्कैटर हो जाएगा, तो हो गया। लेकिन जब ट्रक वाला घुसेगा साइकिल में तो काहे की स्कैटरिंग, बहुत कम स्कैटरिंग। तो दैट इज द रीजन कि नाउ स्कैटरिंग एंगल जो कि थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे विल बी वेरी लेस। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि स्कैटरिंग एंगल बहुत कम मिलेगा, या बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिवेटेड निकल जाएंगे। अब भी बहुत सारे जो टकराएंगे वो भी ज्यादा नहीं स्कैटरिंग एंगल शो करेंगे। तो ये इसका रीजन हो गया, जैसे मैंने समझाया आप नोट करें। यहां पर आ गए इन गैगर-मार्टसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल इन कूलम्ब्स फील्ड ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इज शोन इन द फिगर।
व्हाट डू बी एंड थीटा रिप्रेजेंट इन फिगर? आपको मालूम होगा बी जो होता था वो है इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर। ये देखिए बी है यहां पर। क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर? आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी बता रहा हूं। अगर ये न्यूक्लियस का सेंटर ले लें हम, उससे एक लाइन खींच दें और उससे काफी दूर अगर कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पर है, इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। फिर से एक बार, अल्फा पार्टिकल सपोज करिए न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, वो न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस दूर है, दिस इज नोन एज ए इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर कम या ज्यादा होने से स्कैटरिंग एंगल पर प्रभाव पड़ता है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा बी, तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास से निकलेगा। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो जब ये पास से निकलेगा तो ज्यादा घूम जाएगा ड्यू टू गुड रिपल्शन ऑफ द फोर्स। और अगर बी की वैल्यू ज्यादा होती है तो रिपल्शन कम होगा, लगभग अनडिवेटेड जाएगा या कम स्कैटरिंग एंगल शो करेगा। खैर काफी मैंने समझा दिया। थीटा था स्कैटरिंग एंगल जो मैंने आपको समझाया अभी, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल का मतलब देख रहे हैं, सीधे जा रहा था, इससे कितना घूम गया, दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ये तो ऑप्शन ए पार्ट का जवाब था। बी पार्ट के जवाब के लिए अगर हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है थीटा जीरो के लिए? तो देखिए थीटा जीरो जब होता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज नो डिविएशन। सीधे जा रहे थे भाई साहब, सीधे ही निकल गए। तो वो कब होगा? जब ये b की वैल्यू काफी ज्यादा हो। तो आप लिख सकते हैं व्हेन b इज मोर देन द रेडियस r, लिख दीजिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से अगर बी इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा हुआ तो उस समय वो अनडिवेटेड सा निकल जाएगा। या थोड़ा ज्यादा ज्यादा वैल्यू कर दीजिए, जस्ट होगा तो कुछ ना कुछ स्कैटरिंग होगी जब बी की वैल्यू रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से काफी ज्यादा होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, कह रहे हैं ये कि थीटा की वैल्यू भाई 180 डिग्री है, यही लिखा है। तो बी 180 का मतलब ऐसे कोई पार्टिकल आ रहा है और टकरा कर ऐसे लौट गया है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस समय बी कितना हो जाएगा? बी जीरो। वो न्यूक्लियस में ही टकराए और वैसे ही वापस हो जाए, तो इस समय आप बी की वैल्यू कितनी बोलेंगे? जीरो। तो ये आपका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा पढ़ रहा है वही इन बातों का जवाब दे पाएगा, अदरवाइज तुक्का नहीं मार पाएंगे इसमें आप, है ना। मैं हटता हूं और इसको नोट कर लिया जाए। फिर अगले लिखा है डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का डेफिनेशन देना है। देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में बना दूं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर मार रहा है, तो इस न्यूक्लियस में जब आप किसी भी अल्फा पार्टिकल को मान लो भेजे हुए, तो अल्फा पार्टिकल्स इज आल्सो पॉजिटिव, तो आके ना बिल्कुल इसकी टक्कर भड़ाम वाली नहीं होती है, क्योंकि भाई दोनों जब पास पहुंचेंगे तो कूलाम्स का रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये यहां से, ये न्यूक्लियस ये आ रहा है, यहां पे एक क्षण के लिए रुका और खटाक से वापस हो गया, भड़ से लड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो पहुंच सकता है, या जो काइनेटिक एनर्जी आपने दी है, वो काइनेटिक एनर्जी जहां पर पूरी तौर पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, एक क्षण के लिए रुक जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाया है। अब आप ये भी लिख सकते हैं इसका द डिस्टेंस, मतलब कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, from the nucleus where all kinetic energy of alpha particle is completely converted into potential energy is known as distance of क्लोजेस्ट अप्रोच। ये साहब इसकी कहानी है।
डिफाइन वाला मामला था, पार्ट तो है नहीं। एनर्जी फिर कुछ लिखा है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज बम्बार्ड ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर। उस समय आर थी, जो फॉर्मूला होता है आर का वो मैं लिख देता हूं, बाकी अभी आगे क्वेश्चन लिया जा डराइव भी करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू ZE² अपॉन के। यहां से दिख भी रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो 1/k, के का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल द काइनेटिक एनर्जी। ये के अल्फा लिख देता हूं समझाने के लिए। जब काइनेटिक एनर्जी डबल कर देंगे तो आर क्या रह जाएगा, पहले के पर आर था, जब आप इसको 2k अल्फा कर दोगे तो ये भाई साहब आधे हो जाएंगे, आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो नाउ आर क्लोजेस्ट अप्रोच आर डैश लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच will become हाफ, आधा हो जाएगा। दिख रहा है ये डबल कर दिया तो आर आधा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। कोई भी इसमें परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है, आप भी शांति से इसके नोट्स बनाते जाइए। लिखा राइट टू लिमिट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने एक शानदार मॉडल दिया था, लेकिन दो उसमें बड़ी तगड़ी गड़बड़ियां आ गई थी। एक क्या थी, स्टेबिलिटी इशू, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। पहली बात क्या थी, क्या था मामला, मामला ये था कि भाई ये कहा जा रहा था ये न्यूक्लियस है और अगर इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है तो ये एक चार्ज एक्सेलेरेटेड मोशन में है, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेव थ्योरी के आधार पर अगर कोई चार्ज एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है। तो जब ये एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो अपने पास से ईएम वेव रिलीज करेगा। अगर ये ईएम वेव छोड़ेगा तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो लागू है हर तरफ। तो अपने से कुछ निकाल के दे रहा है तो उसमें घटोत्तरी हो रही है। इसकी एनर्जी में कमी आने पर क्या होगा, इसका धीरे धीरे यहां पर स्पाइरल फॉर्म बनेगा। एनर्जी कम होते होते वो जाकर न्यूक्लियस में घुस जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियस में मिल ही जाएगा तो काहे का एटम। तो ये सबसे तगड़ी बात हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि स्टेबल कैसे रहेगा एटम, इसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 2, डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा इन हाइड्रोजन एटम कह दीजिए, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि हुआ क्या चक्कर बेटा, कि जब आप जैसा यहां पे देख रहे हैं, अगर इसकी कॉन्टिन्यूअस एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो कॉन्टिन्यूअसली इसको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए था। जबकि इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें लाइंस मिलती हैं, ऐसी ऐसी लाइंस मिलती हैं। तो ये लाइंस क्यों मिल रही हैं, पूरा एक जैसा मिले, स्पेक्ट्रम जैसा मिलना है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन तो नाच नाच के अंदर घुसेगा, ऐसा सोचा जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता हाइड्रोजन में, जबकि इनके अनुसार ऐसा था कि मिलना चाहिए। तो ये दो बातें फंस गई, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम से। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल में दो ये लिमिटेशंस बहुत भयानक रही, जो बाद में नील बोर ने इसको सॉल्व किया था। खैर, क्वेश्चन कोई आंसर हो गया है तो आंसर आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इन गेगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, गेगर मार्टसन स्कैटरिंग वाला। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल विथ एनर्जी दिस वन। ठीक है, consider that the particle approaches gold nucleus in head on position। ठीक है, हेड ऑन पोजीशन गोल्ड की तरफ 79 होता है गोल्ड का, वहां तक जा रहा है और आर निकालना है। तो हम आर निकालने का फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और थोड़ा आपको अगर समझाएं
तो ये समझ लीजिए न्यूक्लियस था, यहां पर अल्फा पार्टिकल जा रहा था। इसकी शुरू में जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², जिसे हम k कह दे रहे हैं, के या के, और यहां तक ये पहुंचा। तो यहां टोटल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हुई, और दिस डिस्टेंस इज नोन एज ए क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक, तो अब मैं इस काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी कंजर्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख दूंगा और वैल्यू निकाल लूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2.56 इंटू 10 की पावर -12, और यहां पर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो 79 E गोल्ड पर, और साथ में अल्फा पार्टिकल पर 2E, तो इसको मैंने लिखा 2E अपॉन क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब R0 की भाषा। अब R0 निकाल लो यहां से, तो ये R0, ये रहा R0, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर 79 इंटू 2, और इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा E², 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन 2.56 इंटू 10 की पावर -12, और ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 14.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये आपका बेटा यहां पर देखिए आंसर आ गया। बड़े, मतलब ये पहले वाले का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जो कहानी थी वो यहां खत्म हो गई। चलिए अगली बात देख लेते हैं, कोई उसमें परेशानी है ही नहीं। और इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ ए प्रोटॉन ऑफ द सेम एनर्जी, यानी कई तो सेम है, बस प्रोटॉन लेने से क्या होगा, हीलियम का चार्ज था, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल था मतलब, तो यहां प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन पे तो केवल +E चार्ज होता है ना, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप समझ गए, जो अब नई वाली क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगी वो पहले वाले की आधी रहेगी। क्यों आधी रहेगी, क्योंकि इस 2E की जगह केवल E आएगा, प्रोटॉन वाला। ये तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज था जो कि 2E के बराबर होता है, और जब हम बात कर रहे हैं केवल प्रोटॉन की तो केवल E आएगा +E, तो इसलिए 2 की जगह 1 आएगा, आधा हो गया। तो ये वैल्यू उसकी आधा कर दीजिए, तो 14.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर का आधा, विच इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। बेटा बस ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे, आप करते चले जाएंगे, पूरा विश्वास है मुझे। आप नोट कर लीजिए। यहां पूछ रहे हैं ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, अच्छा ग्राफ बनाना है, showing the variation of number of particles scattered with the scattering angle theta in Geiger-Marson experiment. Why only a small fraction of the alpha particles are scattered, जहां पर थीटा 90 से ज्यादा होता है। Mention 2 limitations of Rutherford मॉडल, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रदरफोर्ड के 2 लिमिटेशन। ये ग्राफ आपकी बुक में बना है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। एक तरफ थीटा स्कैटरिंग एंगल दिखानी है, आप कुछ भी फिगर ले लें, मैं 45-90 करके दिए दे रहा हूं, 90, 135, और भी आप कुछ भी फिगर ले लीजिए जो आपको बुक में दिए, 10, 20, 30 कर भी, और ये है स्कैटरिंग एंगल, जो कि आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, इसकी वैल्यू आप इधर दिखा रहे हैं, और इसको आप दिखा सकते हैं 0, 10, 10 की पावर 2, पावर रेस करते जाए 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 6, यहां 10 की पावर 8 तक दिखा देते हैं, और भी ऊपर तक। तो आप देखेंगे कि अधिकतर में इस तरह से फिगर आएगा, एक रफ फिगर से बना रहे हैं, ऐसे करके समझ लीजिए। यहां पर जो अधिकतर लोग हैं जिनका स्कैटरिंग एंगल 10, 5 है, वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 90 से आगे, इस तरह का फिगर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये क्या, अब ये बन गया आपका ग्राफ। दूसरा पूछा था कि थीटा 90 से ज्यादा कुछ के लिए ही क्यों रहता है, स्मॉल फ्रैक्शन। इसका कारण क्या है कि काफी एम्प्टी स्पेस है एटम में,
और एक छोटे स्कैटरिंग एंगल थीटा, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे जा रहा, कम से कम ऐसे मुड़ जाए, तो वो कम लोग ऐसे 90 डिग्री की स्कैटरिंग में ऐसे जाके ऐसे मुड़ते हैं। उसका रीजन है कि जिससे वो टकरा रहे हैं वो टकराने वाली चीज ही बहुत छोटी है, तो अधिकतर लोग तो कम स्कैटरिंग एंगल से निकल गए। कुछ ऐसे रहे जिनका 90 से ज्यादा या 90 स्कैटरिंग एंगल आया, लेकिन उनका बहुत स्मॉल पोर्शन है। तो इससे क्या समझ में आ जाता है कि कोर पार्ट, कोर न्यूक्लियस इज very small than the size of atom। ये इसकी किसकी बात है? स्मॉल फ्रैक्शन वाली बात है ये बात। मेंशन टू लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस की बात जो थी वो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसी लेक्चर में अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। रदरफोर्ड का मॉडल की दो बड़ी खामियां, खैर इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, शो दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एट n स्क्वायर वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एटम। देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था r इज इक्वल टू n स्क्वायर r नॉट, इसका बेसिकली ये छोटा सा डेरिवेशन पूछ बैठे हैं कि भाई n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कहां गया ये बतावे आप। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, झटपट हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, इसके सेंटर पर है, अगर सेंटर नहीं है तो सेंटर मन की आंखों से देख लिया जाए। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, और अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल v मान लो, इस पे फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स जो ऑफर होगा वो mv स्क्वायर r बाई r, ये रेडियस हो गई r, उसके बराबर होगा। यानी सेंटीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स ये कहां से मिलेगा आपको? mv स्क्वायर बाई r की जरूरत थी और ये मिलेगा कोलंबियन फोर्स से, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, यानी E1 इंटू E इंटू इस पे भी E, इस पे भी, और बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसे आप लिख सकते हैं अभी r स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे की चर्चा देखें अगर हम लोग, इस r से ना ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो अब वैल्यू क्या बनी यहां पर? अच्छा इसको तो यहीं रोक लेते हैं अभी हम लोग, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर हम mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखिए बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमारी क्या क्या हालचाल थे कि जो एंगुलर मोमेंटम था mvr, उसकी वैल्यू रहती थी nh अपॉन 2 पाई के बराबर। अब यहां पर अगर आप वेलोसिटी निकालने जाएं इसकी, तो nh अपॉन 2 पाई mr आ जाएगा, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इस v की वैल्यू मैं यहां इसमें रख देता हूं, तो पुट कर दीजिए v इधर, तो r हमको पता चल जाएगा v हटाते हुए। तो अब हम इसको यहां से पिकअप करते हैं और क्या लिखते हैं, m nh अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, बहुत ही आसानी से देख पाए आप। अब यहां r, इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। देख लीजिएगा एक बार, मेरे ख्याल से होगा तो सब सही, फिर भी तो r की वैल्यू आप देखेंगे तो ये वैल्यू मिलती हुई नजर आ रही है। तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर, और ये रही बात एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है साहब, अब इसकी वैल्यू में देखिए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट सी आ गई। ये देखिए अब यहां पुट कर दीजिए, इफ वी पुट n बराबर 1, तो ये बोर से रेडियस निकल आएगी, तो ये वैल्यू जितनी हो जाएगी r नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, me स्क्वायर।
और हम ये इसको कैलकुलेट भी करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है, और इसी हिसाब से आर नॉट इतने की जगह पुट कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट आ जाएगा। जो इन्होंने प्रूफ करने को बोला था वो आप प्रूफ कर पाएंगे। और इसमें देखिए क्या है लिखा है, स्टेट बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्वांटाइजेशन कंडीशन जो भी यूज की है उसी को लिखना है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। ठीक है, तो बोर्ड्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको पता ही होगी, मैं समझा रहा हूं आपको। बोर्ड्स ने कहा था कि जो ऑर्बिट्स हैं, जो अवेलेबल ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन के लिए चक्कर लगाने के लिए, वो मनचाहे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। वो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 होना चाहिए या H अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वही ऑर्बिट अवेलेबल रहेंगे जो कि जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसे MVR लिखते हैं, उसकी वैल्यू NH अपॉन 2 के यानी H अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहे। इसी को हम बोलते हैं बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन। आप सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। तो उसको उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाना है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तब चक्कर लगाएगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, स्टेबल एटम रहेगा और फर्स्ट क्लास काम चलेगा। अब अगली बात देखते हैं ब्रैकेट सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ब्रैकेट सीरीज का मतलब है एन फाइनल जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। जैसे लेमन के लिए 1 होता है, मामर के लिए 2 होता है, उसीलिए आपका जो ब्रैकेट के लिए है वो चौथा नंबर है। तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। ये ब्रैकेट सीरीज की बातचीत चल रही है। ब्रैकेट सीरीज एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी, शॉर्टेस्ट लेमडा। तो यहां पर 1 अपॉन लेमडा लिखा, ये वैल्यू आर की आ जाएगी। आर होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 और ये लास्ट 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से आप लेमडा निकाल सकते हैं तो यू विल गेट लेमडा इज इक्वल टू 16 अपॉन, जो सॉल्व करेंगे तो 1.4585 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। अब इसकी जो वेवलेंथ है ये किस में हो रही है, ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में है। इंफ्रारेड रीजन में ये लाई कर रही है। तो इस तरह से बेटा ये आंसर आप कर सकते हैं और आसानी से हो जाएगा। बस थोड़े से सवाल करने हैं जो मैं प्यार से बहुत पेशेंसली आपको करा रहा हूं बिना समय को वेस्ट किए हुए। आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स ए फोटोन। ग्राउंड स्टेट में था, फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, विच एक्साइट्स इट्स टू एन इक्वल टू 4th लेवल, चौथे लेवल पे ले गया है। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो हम जानते हैं En की वैल्यू होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से अगर मैं फोटोन, हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब्स फोटोन, और एस्टिमेट फ्रीक्वेंसी बताइए फोटोन की क्या रही होगी। तो आप मतलब एच न्यू की जो वैल्यू है वो E4 माइनस E1 से निकाली जा सकती है, और इसको हम जानते हैं इसके फॉर्मूले के तौर पर चौथे में से चौथा रखिए, चौथे में से पहला घटा दीजिए। अब मैं चाहे तो ऐसे रख के दिखाऊं आपको, -13.6 अपॉन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से भी वैल्यू रख सकते हैं, मेरा फॉर्मूला जो पहले था वो भी। अब इसको घटा मारिएगा तो यू विल गेट 13.6 इंटू 15 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब न्यू की वैल्यू यहां क्या आ गई, तो न्यू के लिए 13.6 इंटू 15 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जूल के लिए 1.6 10 की पावर -19, और प्लैंक्स कांस्टेंट नीचे आ गया 6.63 इंटू 10 की पावर -34, जो ये वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 15
हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। मैं हटता हूं, आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर लें। लिखा है राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल which could not explain the observed feature of atomic spectra। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड, आज ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाउ वर दीज एक्सप्लेन्ड इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में बोर्स मॉडल ने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम थी ना रदरफोर्ड में कि भाई ये चक्कर लगाएगा और लगाते लगाते स्पाइरल होकर घुस जाएगा इसमें, उन्होंने कहा बोर साहब ने कि ये चक्कर तो लगाएगा लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। हाँ, उस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम आपका h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो ये तो रदरफोर्ड का इशू था और बोर ने क्या बोल दिया, L की वैल्यू MVR ये उन्हीं में चक्कर लगाएगा जहां h/2π का उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। उस समय जब ये चक्कर लगाएगा तो कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, तो स्टेबल हो जाएगा और अपना चक्कर लगाता रहेगा। आगे यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट्स ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। मेरे ख्याल से ये भी आर वाली बात हम लोग निकाल चुके हैं, रेडियस अभी कैलकुलेट किया था जहां r इज इक्वल टू n स्क्वायर r0 दिखाया था। तो ये दोनों बातें हम लोग कर चुके हैं आज के ही सवाल में। आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी इसी बेसिस पे बोर्स के मॉडल पे ही बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करते हुए किया था। तो ये सवाल खत्म हो जाता है। तो आप समझ गए कि दो चीजें रदरफोर्ड में दिक्कत थी, एक तो भाई स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ऐसे सॉल्व हो गया। दूसरे बता रहे थे कि वो वहां पर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा था। बोर्स ने तो बताया ही ये क्वांटाइज्ड मैटर है, इसलिए आपको लगातार स्पेक्ट्रम लाइंस क्यों मिलेंगी, कहीं कहीं मिलेंगी जहां मिलनी चाहिए। इस तरह से बोर्स ने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, तो आप समझ गए होंगे। मैं हटता हूं, आप जो चीज नोट करना चाहें इसमें से नोट कर सकते हैं। यहां लिखा है व्हेन H alpha line of Balmer series in the emission spectrum of the hydrogen atom obtained। ये बामर सीरीज होती है जब H alpha बोलते हैं, H गामा सीरीज भी होती है। तो बामर सीरीज के लिए हम यूज करेंगे H alpha, और इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से, क्योंकि दूसरे में आएगा तो बामर सीरीज होती ही है, कहां से आएगा, तो तीसरे से दूसरे में अगर आ जाता है तो H अल्फा सीरीज बन जाती है। आप इसको भी नोट कर लें, जैसे कभी सवाल में आवे तो आप कर सकें। यहां पर देखिए क्या है, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में आप देखिए बामर सीरीज होती है जो विजिबल रीजन में रहती है। तो विजिबल रीजन में बामर सीरीज इन विजिबल रीजन। दूसरी बात, बामर के लिए एन फाइनल जो होता है वो 2 होना चाहिए, तभी तो बामर बनती है। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज। मैक्सिमम मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r। आनी तो उसको 2 में ही है और इस n को हम बदल सकते हैं बस, और n की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी, वेयर n इज इक्वल टू 3, 4 एंड इंफिनिटी तक। मिनिमम वेवलेंथ की बात करें फॉर लैम्डा मिनिमम, उस समय हमारा n कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो 1λ मिनिमम इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर विच इज r/4। लैम्डा मिनिमम करें तो पलट दोगे 4/r। अब बात कर रहे हैं ये लैम्डा मैक्सिमम की जहां तक जी, तो लैम्डा मैक्सिमम पे आ जाइए। फॉर लैम्डा मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू जस्ट बाजू 3 नंबर से आनी चाहिए, तो लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। तो यहां 1/λ मैक्स इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू हो गई देखिए r 1/4 माइनस 1/9, फिर r लिख दीजिए, ये
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36, 9 माइनस 9 चौक 36, तो R 5/36। इसी वैल्यू को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और लेमडा मैक्स जो लिखा है 1 लेमडा मैक्स करेंगे तो 36/5R आ जाएगा। अब आपको रेशियो लेना है तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम ले लीजिए। लेमडा मैक्स हो गया, पलट के लिख देंगे, चलो 36/5R इंटू लेमडा मिनिमम को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी R/4। ये देखिए R से R कट गया, ये आ गया 9, तो वैल्यू आ गई 9/5। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है और खेल का खेल हो जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन सामने लाएंगे तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। पॉज करके नोट करें बेटा। यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड of the electron in the first excited state of the hydrogen atom। first excited state जब भी बोलेंगे आप n is equal to 2 लेंगे, ये गलती बहुत हो सकती है। first excited n बराबर 2, second excited n बराबर 3, एक बढ़ के चलेगा ना, एक्साइटेशन की बात चल रही है। तो अब यहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है, ये न्यूक्लियस मान लो, ये एक ऑर्बिट छोटा बना देते हैं, ये दूसरा नंबर का ऑर्बिट है। यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, अभी देखेंगे। रेडियस हम R2 से डिनोट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई R2/V2 लिख देते हैं, चलो इसको समझने के लिए। ठीक, ये टाइम पीरियड निकालने का है। तो चलिए बड़े आराम से टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहां एक आपको फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, याद दिला रहा हूं, छोटा फॉर्मूला पड़ता है, अदरवाइज तो ज्यादा लंबा डालना पड़ेगा। एक होता है Vn, nth ऑर्बिट में स्पीड क्या होती है, 1/137 इंटू C/n। ये मैंने बताया है फॉर्मूला। C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸। n होता है किस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन महाशय। और रही बात n की, r की, तो Rn आप जानते ही हैं, n² इंटू R0 होता है। n² तो रहेगा ही, R0 को आप 0.53 एमएस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ये कहानी इसकी है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके यहां वैल्यू मैं लिखने वाला हूं। तो चलिए पकड़ते हैं, और टाइम पीरियड में ध्यान से देखिएगा, 2 लिखा, पाई लिखा। अब ये R2 की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो ये R2 का मतलब है n², यानी 2 का स्क्वायर। बात पकड़ में आ रही है। और ये रहा 0.53 एमएक्सट्रॉम, तो 10⁻⁻10 अपॉन, नीचे V2 है, V2 मतलब ये 1/137 इंटू 3 × 10⁸ अपॉन n का मतलब 2। सारी वैल्यू फीड कर दी। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3.14 इंटू 4, 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 137 इंटू 2 अपॉन 3 × 10⁸। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 1.215 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन को आप छोटा कर सकते हैं। फिर भी कैलकुलेशन तो आते ही है, लेकिन अगर ये नहीं लिखेंगे तो और फिगर्स आएंगे आपको। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कहीं भी टपक सकता है, आपको आना ही चाहिए। तो आप इसको नोट करें बेटा। लिखा था शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस एंगस्ट्रॉम। शॉर्ट का मतलब शॉर्टेस्ट कह रहे हैं। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज। इस तरह का एक सवाल किया था, ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। तो लेमन सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन सीरीज। लेमन लिख देते हैं, सीरीज आप समझी जाएंगे। 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1² माइनस 1/∞ का स्क्वायर। और यहां पर जो वैल्यू दे रखी थी इसकी 913 दे रखी है, तो यहां पर लिख देता हूं, ये तो आ गया R/1। तो R की वैल्यू लिखेंगे तो 1/λ है, विच इज 913.4
एमएस्ट्रॉम है तो 10 की पावर -10, ये तो आर आ गया जैसा इन्होंने सिचुएशन अपने को दी थी। अब बेटा बामर सीरीज की जहां तक ये बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट, तो ये रही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बहुत आसानी से फॉर बामर सीरीज, ये रही बेटा बामर सीरीज। बामर सीरीज में n की वैल्यू यहां पर 2 हो जाया करती है, तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू रही r/4। ठीक है, अब यहां पर हम लेमडा मिनिमम ये निकालना है हमको यहां पर, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं 1/λ मिनिमम, और ये देखिए r थी ना, इस r की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो 1/913.4 इंटू 10 की पावर -10 इंटू यहां पर तो आ जाएगा केवल 4, तो ये वैल्यू रही इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो वैल्यू आ जाएगी, यानी लेमडा मिनिमम आप सॉल्व कर लें, पलट लें इसको, और यू विल गेट 3653.6 एमएस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ऐसे सवाल होंगे जो कि कोई दिक्कत नहीं देते, बशर्ते आपने सवाल थोड़े लगाए हो, तो इसको आप नोट कर लें और अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां लिखा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वैसे ही सवाल लग रहा है, इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इन विच रीजन इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ लाई। बहुत ही सिंपल सवाल अभी किया था, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप रखते हैं क्या, एन इनिशियल वैल्यू जो कर चुके हैं इनफाइनाइट, और बामर सीरीज के लिए एन फाइनल होना चाहिए 2, तो दोनों को समेट कर आप लिखेंगे लैम्डा मिनिमम रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर। अब यहां पर r/4 आता दिख रहा है, तो r/4, r की वैल्यू कितनी 1.097 इंटू 10 की पावर 7/4। अब कैलकुलेट कर लीजिए, लैम्डा मिनिमम यहां से निकल आएगा 3646 एमएस्ट्रॉम, और ये किस रीजन में लाई कर रही है, ये विजिबल रीजन में लाई करती है। याद रखिए जो बामर सीरीज है ना, वो विजिबल रीजन में लाई करती है, करीबन 4000 एमस्ट्रॉम के आसपास जा रही है। 4000 से हमारा वायलेट कलर का वेवलेंथ स्टार्ट हो जाता है, और 7-7500 तक एमस्ट्रॉम तक रेड कलर तक जाता है ये। तो आप इसको नोट कर पाए होंगे, और नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। देखिए क्या बात है हमारे सामने, तो एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट्स ऑफ हायर एनर्जी टू द ऑर्बिट्स ऑफ लोअर एनर्जी। ठीक है, When will such transition result in a Lemon series and Balmer series? तो ये हम जानते ही हैं कि Lemon series में क्या होगा, Ni की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो मैं यही लिख देता हूं Lemon series के लिए Ni इनिशियल फाइनल एंड F जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, और n इनिशियल की वैल्यू 2, 3, 4, 5 से लेकर कहीं तक भी जा सकती है। बामर के लिए बात करें तो n फाइनल आपकी 2 होनी चाहिए, n इनिशियल इससे ज्यादा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये आपकी लेमन एंड बामर सीरीज बन जाएंगी। आप अच्छे से इसको जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, एक में लॉन्गेस्ट एक में शॉर्टेस्ट है। लेमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का। यहां गलती हो सकती है आपसे, लेकिन अभी देखिए नहीं होगी। तो मैं इस बी पार्ट पे या सेकंड नंबर वाले पार्ट पे आता हूं, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालता हूं लेमन सीरीज के लिए। तो 1/लेमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट है, तो r 1/1 स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब रहती है लेमन के लिए तो अगले से ही आना चाहिए हमें। अगर ये शॉर्टेस्ट होती तो इन्फिनिटी रखते, और वरना यहां पर एक के बाद जस्ट 2 नंबर से आना चाहिए।
ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई आपकी 11 सीरीज की। बामर सीरीज की बात करें तो बामर में शॉर्टेस्ट लिखा है तो आर लिखेंगे। बामर के लिए ये रहा 2 और यहां वैल्यू हो गई इंफिनिटी का स्क्वायर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट के लिए एन इनिशियल इंफिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए एन इनिशियल फाइनल से जस्ट बाजू वाला। ठीक, अब यहां पर वैल्यू हो जाएगी ये r/4, या इसको लिखूं तो लैम्डा बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4/r। यहां अभी बातचीत नहीं कर पाए थे हम लोग, एक में से 1/4 तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4 रहेगा तो 3/4 3r/4, और यहां से मैं लैम्डा एल निकालूं तो ये 4r/3 आप कर सकते हैं। अब इसी का रेशियो लेने की बातचीत कही जा रही है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो रहा लैम्डा एल। बामर के लिए, ये बामर के लिए था और ये शॉर्टेस्ट था बेसिकली, ये बामर के लिए था, ये ध्यान रखिएगा, वरना बहुत सारे सब्सक्रिप्ट लिख देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो लैम्डा एस लिख देते हैं तो ये वैल्यू हो गई 4r/3 और डिवाइड में पलट के लिख देंगे तो r/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, r से उल्टा लिख गया, क्या ऊपर ही उल्टा लिख गया लगता है, तो ये गलत लिख दिया है। यहां पर वैल्यू हो जाएगी 4/3r, है ना, और यहां पर हो गई 4/3r, बहुत आसानी से। और लैम्डा स्मॉल की वैल्यू थी 4/r। फिर कुछ भसड़ लिख दी हमने, अबे तेरी तो क्या हो रहा है, इसको पलट के लिखना r/4। दिमाग घूम गया, r 4 तो आंसर हो गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से, कोई भी समस्या कहीं नहीं है। इसको आप नोट करें। अगर लिखा है राइट रडबर्ग फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये रडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λr 1/n1² माइनस n2², या कई जगह इसको इनिशियल फाइनल में लिखते हैं तो 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/ इनिशियल का स्क्वायर। ये रडबर्ग फॉर्मूला है। रडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखो तो r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये आंसर हो गया, ले देखिए। उसके बाद पूछा है एच अल्फा सीरीज, तो एच अल्फा क्या होती है, बामर को बिलोंग करती है, बामर सीरीज। इसको याद करके जरूर पकड़े रहिएगा, एच अल्फा क्या है, बामर सीरीज। तीसरे से दूसरे में जब n = इनिशियल वाली वैल्यू हो 3 और फाइनल वाली वैल्यू हो 2, तो ये ट्रांजिशन जो होता है उसमें ये बामर सीरीज हमको मिलती है। मैं हटता हूं, इसको अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे हम लोग, मेरे ख्याल से नोट कर चुके हैं, पॉज करके नोट कर लें। लिखा है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन डैश मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो यहां इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए इसकी मैं मीनिंग समझा देता हूं, कई बच्चों की समझ में नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है ये मान लीजिए r है, तो 2πr सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रॉय वेवलेंथ का, तो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी उसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, यानी n लैम्डा के बराबर मिलेगा। ये बातचीत थी, है ना। और ये मैं अगर आपको बताऊं तो कई थोड़ा लंबा निकल जाएंगे, तो खैर मैं इतनी बात बताता हूं आपको जो आपको जाननी भी चाहिए कि जो ये h/2π आ गया था, ये कहां से आ गया, इसके बारे में डी ब्रॉय ने अपनी थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया था, जो सही साबित हुई। उन्होंने बोला था कि जब भी स्टैंडिंग वेव्स पढ़ती हैं, स्टैंडिंग वेव्स का मतलब स्टेशनरी वेव्स, जो क्लास 11th में फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में पढ़ी थी आपने, तो स्टैंडिंग वेव्स जब भी बनती हैं तो जाने और आने में लैम्डा वेवलेंथ लगती है, और
कई बात करेंगे तो लेमडा के बाद 2 लेमडा लगेगी। आप पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं। मान लीजिए ये नोड है, एक रस्सी बांधी आपने, एक बार नोड टू नोड गई वापस आ गई, जाना आना मिला कि ये लेमडा बाई 2 रहा, ये लेमडा बाई 2 रहा, टोटल मिलके लेमडा हो गया। अगर आप एक बीच में नोड और बना दीजिए, स्टैंडिंग वेव की कहानी बता रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये लेमडा, ये भी लेमडा, तो 2 लेमडा हो गया। इसी तरह और बढ़िए, तो जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा निकलती हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब, इनके पास भी तो यहां से शुरू करके घूम के इतनी ही जगह है, यानी ये वहीं इतने में ही वो वेव्स ही सरवाइव कर पाएंगी जो फुली बन रही, तभी रेजोनेंस उनका होगा। अदरवाइज जिनका वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास जगह इतनी ही है यहां से चल के इतने आने में। इस वजह से ये 2 पाई आर किसके बराबर होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ एन लेमडा के बराबर। वहां से फिर आगे प्रोसेस किया गया तो h/2 पाई की कहानी निकली। खैर इसको आप नोट कर लीजिए। तो obtain the expression for the ratio of the de Broglie wavelengths associated with the electron orbiting in the second and third excited states। सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? थर्ड N3, और थर्ड का मतलब हो गया N4। ये थोड़ा सा हमको दिमाग में पकड़ना होगा। तो अब देखिए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या बोलती थी? 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लेमडा एन। ठीक, लेमडा एन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एन अपॉन एन, और ये आर एन को हम लिंक्ड करते हैं किससे? एन स्क्वायर इंटू बोर्स रेडियस से। तो इस वैल्यू को यहां अगर हम पुट कर दें, लेमडा एन इज इक्वल टू 2 पाई और एन स्क्वायर आर नॉट अपॉन एन, तो ये इसने काट दिया, एन एक और आ गया, विच इज 2 पाई एन एंड बोर्स रेडियस, जो 0.53 एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखी जाती है। पूछ क्या रहे हैं भाई साहब? रेशियो डी ब्रॉय वेवलेंथ का। तो चलिए आगे की बात देख लेते हैं। लेमडा एक्साइटेड स्टेट 3 लिखा है, तो मैं एक्साइटेड स्टेट वाली ही भाषा लिख रहा हूं, वरना ये लेमडा 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। लेमडा 3 और लेमडा 4। अब वैल्यू रख दी जाए यहां पर 2 पाई एन की जगह आप लिख देंगे कितना? सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड की जगह 3 लिखेंगे, दिस इज 3, 0.53 एंगस्ट्रॉम, और नीचे लिखेंगे 2 पाई फोर्थ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फोर्थ नंबर, 0.53 एंगस्ट्रॉम। मुझे लगता है काफी कुछ कट गया है इसमें, और आंसर आ गया है 3/4। ये आपका आंसर है जो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए कि क्या लिखा है? कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन द n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है, n इज इक्वल टू 2 पर मूव कर रहा है। तो आप इसको कैसे और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक आपको जो फॉर्मूला होता है डी ब्रॉय वाला, वो लेमडा की वैल्यू आती है h/√2m काइनेटिक एनर्जी के लिख रहा हूं, के मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो हमको काइनेटिक एनर्जी अगर हमको मिल जाए तो हम वैल्यू रख के फट से निकाल लेंगे, एचएम तो पता ही पता है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिश्ता होता है? दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, प्लस माइनस। काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस नहीं होती एनर्जी, और टोटल एनर्जी माइनस होती है। तो यहां पर मैं ई के लिख देता हूं, ये कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, विच इज 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये चक्कर लगा रहे हैं सेकंड वाली स्टेट में, तो 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी 13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू क्या रही? 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसमें हम इसका वैल्यू रख देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34। आगे 2 इंटू
मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये देखिए वैल्यू आ जाएगी 0.67 नैनोमीटर। इस तरह से ये आप सवाल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी यहां नहीं दिखती। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें बोला गया है कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया था। लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन मोमेंटम, और एनर्जी से रिश्ता कायम करेंगे तो अंडर रूट 2mk, के है काइनेटिक एनर्जी, अभी जो हम लोगों ने किया था। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ग्राउंड में तो जो थी वो थी, तो k की मतलब वैल्यू हो गई जो टोटल एनर्जी के बराबर थी 13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये 13.6 और कौन सी एक्साइटेड स्टेट बता रहे हैं, सेकंड, तो सेकंड एक्साइटेड का मतलब है n बराबर 3, एक ज्यादा हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी 2.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। लैम्डा की बात की जाए, अभी आपने देखा था, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन अंडर रूट 2mk 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गई 2.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस तरह से आप सॉल्व कीजिए और ये आपको वैल्यू मिलेगी 1 नैनोमीटर। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, आसानी से नोट कर सकते हैं। और यहां बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट का मतलब n बराबर 2, इतनी, डिटरमाइन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। सेम क्वेश्चन वही है, देखिए यहां तो एनर्जी भी दे दी है इतनी, तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, इसकी जो टोटल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है मैग्नीट्यूड में, तो 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, अगेन वही h अपॉन अंडर रूट 2mek, ठीक है, बस वैल्यू रख दीजिए 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 3.4 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.67 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह से देखिए पूरी बात खत्म हो गई, और ये सभी वैरायटी के लगभग मैंने पीवाईक्यूज आपको करा दिए, नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है बेटा आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो या हार्डवर्क आपको अरविंद सर का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूं, जिससे आपको ट्रेमेंडस फायदा होने वाला है। और यही नहीं, अगर आपको लगे कि अरविंद सर का वीडियो ये था मेरे लिए बड़ा फ्रूटफुल था, तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर या मोटिवेटिंग कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे मेरी एनर्जी डबल हो जाए, उससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूंगा और आपको भी फायदा पहुंचा सकूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मैं एक अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाया हूं, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देता है और अच्छी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराता है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय बाय बेटा।